अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है एंग्लो सैक्सन पीरियड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो से हम इंग्लिश हिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश हिस्ट्री जो है, इसकी जो एज वाइज हम तमाम एजेस को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड। फ्रेंड्स, एंग्लो सैक्सन पीरियड क्या है? एंग्लो सैक्सन पीरियड एक एज है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, और इस पीरियड को हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, इस टाइम पीरियड को ओल्ड इंग्लिश पीरियड या फिर ओल्ड इंग्लिश एज का नाम भी दिया जाता है। फ्रेंड्स, ये स्टार्ट हुई थी 450 AD में और एंड हुई थी 1066 AD तक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड, एंग्लो सैक्सन पीरियड के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन से लेके इसके मेन फीचर्स और मेजर इवेंट्स जिन्होंने इस टाइम पीरियड के लिटरेचर को अफेक्ट किया, इन्फ्लुएंस किया, और उसके अलावा इसके मेन फीचर्स, तमाम चीज़ें आज मैं इस वीडियो में एलेबोरेट करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो, हर न्यू अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो फ्रेंड्स, एट फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। दिस एज स्टार्टेड इन द 5th century when the Jutes, Angles and Saxons came to England from Germany, defeated the English tribes and started their reign. It ended in 1066 with the Norman conquest. फ्रेंड्स, ये एज यानी कि एंग्लो सैक्सन पीरियड एंड ओल्ड इंग्लिश पीरियड ये स्टार्ट होता है जब ज्यूट्स, एंगल्स और सैक्सन्स जो हैं वो एंटर होते हैं इंग्लैंड के अंदर जर्मनी से। मींस ये तीनों ट्राइब्स जो थे ये जर्मनी से आते हैं इंग्लैंड के अंदर। और ये किस तरह आते हैं, इनका जो अराइवल है वो हम आगे जाके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंग्लिश ट्राइब को डिफीट दी और वहाँ पर अपना जो एक रूलिंग है वो स्टार्ट कर दी। ये जो पीरियड है एंग्लो सैक्सन पीरियड, ये 1066 तक रहा और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के साथ ही ये पीरियड ख़त्म हो गया। तो फ्रेंड्स, मज़ीद पढ़ने से पहले हम इस टाइम पीरियड का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं, ताकि हमारा एक जो कॉन्सेप्ट है वो सीक्वेंस के साथ क्लियर हो सके। तो फ्रेंड्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। जो रोमन्स थे वो इंग्लैंड से विदड्रॉ कर गए, और किस तरह विदड्रॉ कर गए हम इसी को भी अभी जान लेते हैं। नेक्स्ट जो थे केल्ट्स, वो ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स थे ब्रिटेन के। फ्रेंड्स, इंग्लैंड जो है उसका एंगल लैंड से पहले भी जो नाम था वो था ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन उस जगह का नाम था जहाँ पे केल्ट्स रहते थे। और केल्ट्स जो थे इनको बोला जाता था ब्रिटन्स। ठीक है, इनको ब्रिटन्स कहा जाता था, और ब्रिटेन जो है वो इंग्लैंड का फर्स्ट नेम था। और रोमन्स जो थे वो ब्रिटेन में आए और वो फिर ब्रिटेन से चले गए। तो ये भी हिस्ट्री हम अभी समझ लेते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, जो तीसरा कबीला था वो था पिक्ट्स। पिक्ट्स जो था ये एक स्कॉटिश ट्राइब था। ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लोग थे। फ्रेंड्स, ये जंगल में रहते थे और ये फेयरलेस थे, एडवेंचरस थे और ब्रेव लोग थे। जब पिक्ट्स ने केल्ट्स पर अटैक किए तो रोमन्स ने उनकी हिफाजत के लिए, उनकी गार्डियंस के लिए क्या किया, वहाँ पर एक वॉल बनाई। और उस वॉल का नाम क्या था? हॉर्डियन वॉल। क्या नाम था उस वॉल का? हॉर्डियन वॉल। ये वॉल जो थी ये रोमन्स ने केल्ट्स की हिफाजत के लिए वहाँ पे बनाई थी। तो फ्रेंड्स, जो रोमन्स थे वो कब आए वहाँ पर इंग्लैंड में, और वहाँ से निकले क्यों, विदड्रॉ क्यों किया? फ्रेंड्स, ब्रिटेन के बाद यानी केल्ट्स के बाद वहाँ पर रोमन आए, और ये एक ट्राइब था। ठीक है, इनको ब्रिटेन पर बहुत ज़्यादा राज था, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ब्रिटेन पे राज किया। और फ्रेंड्स, ये जो लोग थे रोमन्स, ये अपने साथ क्रिश्चियनिटी को लेके आए थे। तो फ्रेंड्स, जब ये केल्ट में मौजूद थे यानी ब्रिटेन में ये लोग मौजूद थे, तो वहाँ पर पिक्ट्स ने काफ़ी ज़्यादा अटैक किए। रोमन्स की वहाँ पे मौजूदगी में जो पिक्ट्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अटैक किए। तो जो इनका किंग था जिसका नाम था होनोरियस, फ्रेंड्स, इनके किंग ने कहा केल्ट्स को कि तुम लोग अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको खुद ही डील करो, हम तो वापस जा रहे हैं। मीन्स कि हम तो रोम में वापस जा रहे हैं क्योंकि रोम पे काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं।
तो इसी तरह वो वहाँ से वापस चले गए रोम, और इसी तरह रोमन्स ने विथड्रॉ कर दिया ब्रिटेन से, यानी कि इंग्लैंड से विथड्रॉ कर गए। तो फ्रेंड्स अब क्या है कि जब पिक्ट्स जो थे ये काफ़ी ज़्यादा अटैक कर रहे थे कैट्स पे, तो कैट्स ने रोमन्स के जाने के बाद अपनी हेल्प के लिए 3 ट्राइब्स को इनवाइट किया, और वो 3 ट्राइब्स जो थे वो थे एंगल्स, सैक्सन्स एंड ज्यूट्स। फ्रेंड्स इन तीनों ट्राइब्स को कैट्स ने क्या किया, इनवाइट किया। क्यों इनवाइट किया कि वो जो पिक्ट्स थे उनकी अटैक्स को उनमें इतनी जो है वो करेज नहीं थी कि वो इनको फेस कर सकते या फिर उनको जवाब दे सकते, तो उन्होंने अपनी हेल्प के लिए 3 ट्राइब्स को इनवाइट किया जो कि थे एंगल्स, सैक्सन्स और ज्यूट्स। तो फ्रेंड्स एंगल्स और सैक्सन्स के एंट्रेंस के साथ ही एंग्लो सैक्सन पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स जो रोमन्स थे यहाँ पे जो ब्रिटेन में मौजूद थे, उनके जाने के बाद जो रोमन्स थे उनकी लैंग्वेज जो थी वो लैटिन थी। तो इनके जाने के बाद जब वहाँ पर एंग्लो सैक्सन्स आए, ज्यूट्स आए और एंगल सैक्सन्स ये कबीले वहाँ पर आए, तो ये अपने साथ अपनी लैंग्वेज लेके आए। और इनकी लैंग्वेज कौन सी थी, इनकी लैंग्वेज थी ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो इसी तरह वहाँ पे ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट हो गई। तो फ्रेंड्स उस टाइम का तमाम जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है या फिर उस टाइम पीरियड की जो हिस्ट्री है, उस टाइम पीरियड के जो लोग थे उनकी जो हिस्ट्री है वो हमें मिलती है बीड की बुक से। बीड कौन थे? बीड फ्रेंड्स एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने ऐसे उस टाइम की एक पर्सनैलिटी थी जिन्होंने उस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा बुक्स को कलेक्ट किया और उनको लाइब्रेरी में सेट किया, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने बुक्स को कलेक्ट करके लाइब्रेरी में रखा। और फ्रेंड्स इनकी एक बुक है जिसका नाम है इक्लीसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। फ्रेंड्स ये जो इनकी बुक है इक्लीसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, इसमें इन्होंने तमाम जो हिस्ट्री है रोमन्स, एंगल्स और जो सेक्शंस थे उनके बारे में बताई है। तो फ्रेंड्स इस बुक के अंदर उन्होंने ये बात की है कि जब एंगल्स इंग्लैंड के अंदर आते हैं, यानी ब्रिटेन के अंदर आते हैं, क्योंकि इंग्लैंड से पहले जो इंग्लैंड का नाम था वो था ब्रिटेन। तो जब उन्होंने कैट्स ने इनको इनवाइट किया एंगल्स, सेक्शंस और ज्यूट्स को, तो जब एंगल्स आए वहाँ पे, तो इनके आने के बाद जो ब्रिटेन था उसका नाम चेंज होके एंगललैंड बन गया, एंगललैंड बन गया। तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दैट एंगललैंड चेंज इनटू इंग्लैंड, ठीक है। आफ्टर दैट एंगललैंड चेंज इनटू इंग्लैंड, बाद में फिर जो एंगललैंड था ये इंग्लैंड बन गया। तो इसी तरह ब्रिटेन का नेम एंगललैंड से इंग्लैंड बन गया। तो फ्रेंड्स इन्होंने इस बुक के अंदर बताया कि जो सेक्शंस थे वो सैक्सनी से आए थे और जो ज्यूट्स थे वो डेनमार्क से आए थे। फ्रेंड्स इन्होंने बताया कि जो ये तीनों कैटेगरीज थी, ये तीनों जो ट्राइब्स थे, उनका वहाँ पे आने का जो मेन पर्पस था वो था उनकी हेल्प करना। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन्होंने उन लोगों को, जो कैट्स थे, उनको वहाँ से निकाल दिया, वहाँ पे रूलिंग करना शुरू कर दी, वहाँ पे कॉलोनाइजेशन शुरू कर दी। तो इस तरह जो कैट्स थे उन्होंने क्या किया कि वो जब कैट्स को इन्होंने यानी कि एंगल, सेक्शंस और ज्यूट्स ने वहाँ से निकाल दिया, तो फिर जो कैट्स थे वो आयरलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड वगैरह में जाके रहने लग गए। तो फ्रेंड्स इन तीनों ट्राइब्स में से एंगल्स, सेक्शंस एंड ज्यूट्स, इन तीनों में से जो एंगल्स और सेक्शंस थे इन्होंने तो काफ़ी लंबा अरसा वहाँ पे गुजारा, लेकिन जो ज्यूट्स थे वो वहाँ पे ना रह सके और वहाँ से बहुत जल्दी चले गए। यानी कैट्स को वहाँ से निकालने के बाद ज्यूट्स भी काफ़ी टाइम बाद वहाँ से चले गए और एंगल्स और सेक्शन ने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजारा। तो फ्रेंड्स उनके जाने के बाद जो एंगल सेक्शंस थे उन्होंने क्या किया कि उस टाइम उसकी जो प्लेस थी यानी कि जो इंग्लैंड था उसको डिवाइड कर दिया 7 पार्ट्स में, ठीक है। 7 इम्पोर्टेंट पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया, जिन पार्ट्स में कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं जैसे नॉर्थम्ब्रिया या फिर वेसेक्स। तो जो वेसेक्स है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है उन तमाम पार्ट्स में से, और नॉर्थम्ब्रिया जो है ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कूल है, ठीक है, नॉर्थम्ब्रिया, ठीक है।
नॉर्थम्ब्रिया, सेसेक्स या फिर कैंट, ये तमाम जो नाम थे, ये इन तमाम नामों में जो है उस टाइम पीरियड में जो एंग्लो सैक्सन्स थे उन्होंने डिवाइड कर दिया था ब्रिटेन को, यानी कि उन्होंने 7 पार्ट्स में ब्रिटेन को डिवाइड कर दिया था। तो फ्रेंड्स ये तो था कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है उन हिस्टोरिकल इवेंट्स को, उन हिस्टोरिकल जो इंसिडेंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं जिन्होंने उस टाइम पीरियड के लिटरेचर को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। मींस कि एंग्लो सैक्सन का जो पीरियड था, उस टाइम का जो लिटरेचर था उसको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करने में, इन्फ्लुएंस करने में कौन से जो इवेंट्स थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि क्रिश्चियनिटी रीच्ड इंग्लैंड एंड क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ द पैगन इंग्लिश ट्राइब्स बिगेन। मीन्स जो पैगन थे, फ्रेंड्स पैगन क्या है? पैगन्स जो थे वो बुत परस्ती करते थे, यानी कि बुत परस्ती करने वाले जो लोग थे, काफ़ी ज़्यादा खुदाओं को पूजते थे, तो उनको हम बोलेंगे पैगन। तो जो उस टाइम पीरियड में क्रिश्चियनिटी जो थी वो इंग्लैंड में आ गई, और जब क्रिश्चियनिटी आई तो क्रिश्चियनिटी ने उनकी लाइफ को बदल कर रख दिया। उस टाइम में जो मॉन्क्स थे वो कहते थे कि जो कुछ भी लिखो उसको अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखो, ठीक है, और उनकी जो नेटिव लैंग्वेज थी वो थी लैटिन। तो इस तरह जो एक क्रिश्चियनिटी थी और फिर क्रिश्चियनाइज करना शुरू कर दिया गया इंग्लिश ट्राइब्स को। तो क्रिश्चियनिटी जो है ये उस टाइम पीरियड का एक इम्पोर्टेंट जो है इवेंट है जिसने उस टाइम पीरियड के लिटरेचर को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो इवेंट था वो था कि 7th सेंचुरी में जो क्रिश्चियन अथॉरिटीज़ थी उन्होंने वहाँ पे मोनास्ट्रीज को इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया, जहाँ पे जो लिटरेचर था उसको लिखा जाने लगा। मींस कि फर्स्ट हाफ जो 7th सेंचुरी थी, मींस जो 7th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ था उसमें लोग क्या करते थे, लोग ओरल लिटरेचर से काम चलाते थे। उसके बाद क्या हुआ, लिटरेचर को लिखा जाने लगा और लिटरेचर को ट्रांसलेट किया जाने लगा मोनास्ट्रीज में, जो कि क्रिश्चियन अथॉरिटीज़ ने इस्टेब्लिश करना शुरू कर दी थी फर्स्ट हाफ सेंचुरी तक, ठीक है। फर्स्ट हाफ सेंचुरी के बाद इन्होंने वहाँ पे मोनास्ट्रीज बनाना स्टार्ट कर दी। मोनास्ट्रीज क्या कि वहाँ पे ऑफिसेज और ऐसी जगह बनाना स्टार्ट कर दी जहाँ पे लिटरेचर को ट्रांसलेट किया जाने लगा, लिटरेचर को लिखा जाने लगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो इवेंट है वो है अल्फ्रेड द ग्रेट हु रेन्ड ओवर इंग्लैंड फ्रॉम 871 टू 901। मीन्स अल्फ्रेड द ग्रेट कौन थे फ्रेंड्स? अल्फ्रेड द ग्रेट थे, इन्होंने अल्फ्रेड द ग्रेट ने इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा बुक्स को ट्रांसलेट किया था। मींस जो बुक्स लैटिन में लिखी गई थी उन बुक्स को इन्होंने ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, ठीक है। तो इन्होंने इंग्लैंड पे 871 से लेके 901 तक रूल किया और इन्होंने एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा फ़रोग़ दिया, काफ़ी ज़्यादा उसको इन्हेंस करने की कोशिश की। इन्होंने अपनी सुपरविजन में क्रॉनिकल्स को कंप्लीट करवाया और तालीम को फ़रोग़ देने में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। ये तो थे कुछ फीचर, कुछ इवेंट्स जिन्होंने इस टाइम पीरियड के लिटरेचर को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया था, इन्फ्लुएंस किया था। तो नेक्स्ट जो इसके फीचर्स हैं उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मेन लिटरेरी फीचर्स ऑफ द एज, यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड यानी एंग्लो सैक्सन पीरियड के टाइम पे जो मेन लिटरेरी फीचर्स थे उनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो फीचर है वो है मोस्ट ऑफ द लिटरेरी वर्क्स आर इनोनमस। मीन्स कि उस टाइम पीरियड में जितने भी वर्क लिखे गए थे उन वर्क्स में सबसे ज़्यादा जो वर्क्स थे वो इनोनमस थे। उनके राइटर्स का कुछ मालूम नहीं था कि इस वर्क को किस राइटर ने लिखा है। तो इस तरह उस टाइम का जो लिटरेरी वर्क था वो इनोनमस था। नेक्स्ट जो फीचर है वो है पैगनिज़म। पैगनिज़म फ्रेंड्स क्या होता है? पैगनिज़म होती है बुत परस्ती, यानी कि उस टाइम पीरियड में जो बुत परस्ती थी वो डोमिनेट थी। उस टाइम पीरियड में डोमिनेशन जो थी वो पैगनिज़म की थी। और जितनी भी लिटरेरी स्पिरिट थी ऑफ द टाइम दो क्रिश्चियनिटी इज़ आल्सो ट्रेसेबल। मीन्स कि उस टाइम में लोग क्रिश्चियनिटी को भी, क्रिश्चियंस भी थे और वहाँ पे बुत परस्ती भी हो रही थी। काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो पैगन्स थे और पैगन्स जो थे वो डोमिनेट थे उस टाइम पीरियड में। नेक्स्ट जो हमारे पास फीचर है वो है स्ट्रॉन्ग बिलीव इन फेट इज़ रिफ्लेक्टेड। मीन्स कि फेट पर बहुत ज़्यादा बिलीव था लोगों का, लोग बहुत ज़्यादा फेट को बिलीव करते थे, स्ट्रॉन्गली बिलीव करते थे। नेक्स्ट जो फीचर है वो है इवल इज़ सिम्बलाइज्ड बाय मॉन्स्टर्स। फ्रेंड्स ईवल जो थी यानी कि बुराई को सिंबलाइज किया जाता था मॉन्स्टर्स के थ्रू। मॉन्स्टर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? मॉन्स्टर्स जो होते हैं वो देव टाइप होते हैं या फिर आप कह लें जिन टाइप जो होते हैं चीज़ें। इन जो इस तरह की मोनास्ट्रीज होती हैं जैसे मशीनरी हो गई, तो उनके थ्रू जो है ईवल को सिंबलाइज किया जाता था मॉन्स्टर्स के थ्रू।
नेक्स्ट जो फीचर है वो है रोमांटिक लव इज़ एब्सेंट। मीन्स कि उस टाइम पीरियड में रोमांटिक लव जो था वो मौजूद नहीं था, रोमांटिक लव एब्सेंट था। नेक्स्ट फीचर है सी एडवेंचर सेवेजरी एंड हीरोइक एक्टिविटीज़ और ऑनर्ड। जैसा कि हमने बात की कि जो पिक्स थे वो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस लोग थे और काफ़ी ज़्यादा ब्रेव थे और जंगली लोग थे। तो इस टाइम पीरियड में जो इस टाइप की एक्टिविटीज़ होती थी, एडवेंचरस एक्टिविटी, हीरोइक एक्टिविटी, उनको ऑनर दिया जाता था, मीन कि उनको अच्छा समझा जाता था इस टाइम पीरियड में। नेक्स्ट जो हमारे पास फीचर है वो है यूज़ ऑफ मोर मेटाफर्स एंड लेस सिमिलीज इज़ द प्रैक्टिस ऑफ द इंग्लिश ऑफ दैट टाइम। यानी कि उस टाइम पीरियड में जो मेटाफर्स थे उनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था और जो सिमिलीज थी उनको कम यूज़ किया जाता था। मीन्स कि सिमिली और मेटाफर, इन दोनों डिवाइसेस में से मेटाफर को ज़्यादा यूज़ किया जाता था और सिमिली को कम यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट जो फीचर है वो है एलिट्रेशन इज़ यूज्ड एज अ चीफ ऑर्नामेंटल डिवाइस एंड ऑल एलिट्रेटिव सिलेबल्स आर स्ट्रेस्ड। मीन्स कि उस टाइम पीरियड में एलिट्रेशन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस किया जाता था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। एक ऑर्नामेंटल डिवाइस जो है उसको एक चीफ ऑर्नामेंटल डिवाइस समझा जाता था और जितने भी एलिट्रेटिव सिलेबल्स होते थे उनको स्ट्रेस सिलेबल कहा जाता था। नेक्स्ट जो फीचर है वो है कैनिंग्स। फ्रेंड्स, कैनिंग्स क्या होता है? टू वर्ड्स को जोड़ के एक वर्ड जो बनता है उसको हम कैनिंग्स बोलते हैं। जैसा कि हमारे पास वर्ड है स्काई लार्क, ठीक है, जैसे ये हमारे पास है स्काई लार्क। अब टू वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बनाना, या फिर जैसे एग्जांपल है वे रोड, सी को हम वे रोड भी कह सकते हैं, लोफ, गिवर फॉर किंग, लाइफ हाउस एटसेट्रा। तो इस तरह ये जो वर्ड थे उस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा इनको यूज़ किया जाता था कैनिंग्स को। कैनिंग्स जो होते हैं कंपाउंड होता है वर्ड्स का, और इन दोनों वर्ड्स को जोड़ के एक वर्ड को बनाया जाता है, और ये उस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते थे। नेक्स्ट जो हमारे पास फीचर है वो है वर्स लाइन। वर्स लाइन डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ सिलेबल्स। सिलेबल्स इन वन लाइन वेरी फ्रॉम 6 to 14। मीन्स कि उस टाइम पीरियड में जो पोइट्री लिखी जाती थी, जो वर्क लिखा जाता था, उसमें जो सिलेबल्स होते थे वो इक्वल नंबर्स के नहीं होते थे, ठीक है। सिलेबल्स जो थे वो चेंज होते रहते थे, वेरी होते रहते थे। 6 लाइन्स से लेके 14 लाइन तक ये चेंज होते रहते थे, सेम नहीं रहते थे। नेक्स्ट जो है एंड राइम। एंड राइम क्या थी? एंड राइम को इग्नोर किया जाता था उस टाइम पीरियड में। मीन्स के एंड राइम जो कि लाइंस के बिटवीन में अकर होती है, उस इस राइम को जो है इग्नोर किया जाता था इस टाइम पीरियड में। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ मेन फीचर्स एंग्लो सैक्सन पीरियड के, जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो का सेकंड पार्ट डिस्कस करूँगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस टाइम पीरियड का जो लिटरेचर है उसके बारे में डिटेल से बताऊँगी, और उसके अलावा इस पीरियड की एंडिंग कैसे हुई वो भी हम डिटेल से समझेंगे, पढ़ेंगे, और जो मेजर राइटर्स हैं, जो मेजर वर्क्स थे उस टाइम पीरियड के योनराज, हम उनको भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो, हर न्यू अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। तो अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।